हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन 8 देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेशन आपके सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हैं। कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के ज़रूर जाइएगा। कल आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में अच्छे से जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, उसको ध्यान में रख के एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना। और अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छे से क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक ऑप्शन को देखना है, एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी के प्रोफाइल की मोटाई क्या निर्धारित करती है, यानी कौन निर्धारित करती है। आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द सॉइल का मतलब आप समझ रहे हैं, मोटाई। जैसे हम पढ़ते हैं ऊपर वाला ह्यूमस होता है, होराइजन ए होता है, होराइजन बी होता है। तो मिट्टी के थिकनेस को कौन डिसाइड करता है आपको बताना है, यानी किस तरह से हम पता चलेगा कब मिट्टी की चौड़ाई किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको इसी पर ध्यान देना है। क्या वो रिलीफ फीचर पर, क्या वो टाइम पर, क्या वो फ्लोरा एंड फौना पर, या क्लाइमेट पे, राहत समय, वनस्पति जीव और जलवायु। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी की जो थिकनेस है, मिट्टी की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मिट्टी की जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो बढ़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। द फैक्टर दैट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉइल के फॉर्मेशन में, मृदा के निर्माण में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो आप क्लाइमेट पर तो जाओगे। पेरेंट रॉक है ना, पेरेंट रॉक, जिस रॉक से वो मिट्टी बनी है। रॉक में वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ही तो मिट्टी बनती है ना। उसके बाद टोपोग्राफी, यानी किस तरह की जमीन है। ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम, ये सब चीजें मिट्टी के फॉर्मेशन में यानी मृदा के निर्माण में काम करती है। चाहे से जलवायु हो गई, है ना। आउट ऑफ दिस फैक्टर टाइम हेल्प टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के थिकनेस को डिसाइड करने वाला कौन सा कारण है, तो वो है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मिट्टी का थिकनेस जो है वो ज्यादा होते जाएगा, ठीक है। मिट्टी के निर्माण में मदद करने वाले कारक जलवायु, मूल चट्टान यानी पेरेंट रॉक, स्थलाकृति, कार्बनिक पदार्थ और समय है। इन कारणों में से समय मिट्टी की मोटाई निर्धारित करने में मदद करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से कारण है ये भी याद रखिएगा, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये भी याद रखना है कि थिकनेस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एट। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, है ना, संसाधनों के उसके वितरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको कौन सा रिसोर्स का कौन सा पार्ट है जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन सा आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि रिसोर्स बहुत तरह के होते हैं। एक्चुअल होता है, पोटेंशियल होता है ना, वास्तविक होता है, संभावित होता है, नवीनीकरण होता है, गैर नवीनीकरण होता है, जैविक होता है, अजैविक होता है, और सर्वव्यापी और स्थानीय संसाधन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, है ना, वितरण के आधार पर आपका सर्वव्यापी होता है और स्थानीय होता है। सर्वव्यापी यानी हर जगह आपको मिलेगा, स्थानीय यानी किसी लोकल जगह पे मिलेगा, है ना, जिसको हम इंग्लिश में अनयूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस पे डिपेंडेंट है। जैसे एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ यूज पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयोग के आधार पर रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप होंगे, तो वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपके वितरण के आधार पर, तो सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन। उसके बाद ओरिजिन के, है ना, ओरिजिन यानी कहाँ से शुरुआत हो रही है, उससे होगा एबायोटिक, और बायोटिक जिसको हम अजैविक और जैविक संसाधन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक यानी वो है फ्यूचर में एक स्टॉक होगा जो फ्यूचर के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका हम उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, उपयोग करने से क्या हो रहा है, वो चीजें खत्म हो रही है। तो एक होगा रिन्यूएबल
रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आप फिर से उसको बना सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, जैसे आपकी सौर ऊर्जा है ना, और पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन आते हैं? कोल एंड पेट्रोल। इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, और इसको जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतने ज्यादा इसमें कमी आ रही है और आप इसको दोबारा बनाने में अक्षम हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो इस पर पूछ लिया जाता है, मान लीजिए इस पर पूछ लिया कि बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या आएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में एबायोटिक और बायोटिक आएगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इन इज करेक्ट, यानी विविध समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हम क्या करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पर विश्वास रखते हैं। हमारा जो कंट्री है अनेकता में एकता है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी क्या है कि आपके पास क्या है कि हमारे कंट्री में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं, फिर भी हम क्या है, एक है ना, इसकी बात हम करते हैं। और इस बात को किसने खंडन किया है? इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक बुक में किया है। उस बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, भारत एक खोज के नाम से एक बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने क्या बोला था कि अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग खाना, अलग अलग तरह के भाषा होने के बावजूद भी हम क्या है, एक है। तो आपको डाइवर्स सोसाइटी को अगर डिफिनेशन आपसे पूछे तो क्या आप बोलोगे कि इसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में अंतर और समानताएं होंगी, इसमें संस्कृति और शक्ति में अंतर होगा, इसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में समानता होगी, यानी भाषा सेम है, धर्म सेम है, संस्कृति सेम है, इसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में अंतर और समानताएं होंगी, यानी सिमिलरिटी भी दिखेगी आपको और आपको क्या दिखेगी, डिफरेंस भी दिखेगा, यानी इट वुड हैव डिफरेंस एंड सिमिलरिटी इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजन। आपको अलगाव भी दिखेगा और आपको बहुत ज्यादा सिमिलरिटी यानी क्या दिखेगा, इसमें समानता भी दिखेगी। तो यही है आपकी डाइवर्स सोसाइटी, तभी तो ये डाइवर्स है ना। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात तो हम इसी पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है। तो सबसे पहला है कि वीमेन आर वेरी इमोशनल, जो महिलाएं होती हैं वो बहुत भावुक होती हैं, ऐसा होता है जनरली, आपने देखा है। लेकिन इसके कहने का मतलब ये नहीं कि जो पुरुष होते हैं वो भावुक नहीं होते, वो भी भावुक होते हैं लेकिन वो शो नहीं करते हैं। तो ये तो दिखा रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि औरतें जो है, ये स्टीरियोटाइप बन गया है दिमाग में, सबको रूढ़िवादी है बात है कि औरतें जो होती है वो ज्यादा इमोशनल होती है। विमेन आर फैशन कॉन्शियस, यानी महिलाएं फैशन के प्रति जागरूक होती हैं। उसके बाद विमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, या वुमेन आर नर्चरिंग, यानी महिलाएं पालन पोषण अच्छा कर लेती हैं। तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप है, भावुक होती है, मतलब ये महिलाओं के प्रति ये क्या कर दिया गया है, इसको थोप दिया गया है कि महिलाओं का ये कैरेक्टर होता है। ठीक है, महिलाओं जो होती हैं वो फैशन को लेकर बहुत जागरूक रहती है, ये भी महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं रहते, पुरुष भी तो रहते हैं, लेकिन ऐसा थोप दिया गया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि महिला एक बस चालक, बहुत ही अच्छा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर हो सकती है, तो ये क्या है, बस ड्राइवर है। जनरली हम किसको देखते हैं, हम जनरली पुरुष को देखते हैं कि जो मैन है वो क्या कर रहा है, बस की ड्राइविंग कर रहा है, बस ड्राइव कर रहा है। लेकिन जब एक महिला बस को ड्राइव करेगी तो यही होगा, आप चुनौती दोगे लैंगिक रूढ़िवादिता को, है ना। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड फॉर सर्फगेट्स का मेन डिमांड क्या था, तो राइट्स टू वोट फॉर द विमेन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मताधिकार का मुख्य मांग था, तो महिलाओं के लिए वोट का अधिकार यही था इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लेते हैं। क्या है कि विमेन सरफेस क्या था, कि विमेन सरफेस मूवमेंट था आपका। विमेन सरफेस was the struggle for the right of women to vote and run office and is a part of overall women right movement, यानी महिला मताधिकार
आंदोलन जो था वो महिला मताधिकार के लिए था, महिलाओं को वोट देने के लिए था और कार्यालय चलाने के अधिकार के लिए संघर्ष था, और यह समग्र महिला अधिकार आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातक इज करेक्ट, यानी जातक कथाएं होती थी, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो जातक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जातक की कथाओं के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि जातक की कथाओं किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और उसको कंपोज कौन करते थे, जो ऑर्डिनरी, जो साधारण लोग थे ना, वो उसको क्या करते थे, उसको द्वारा रचित किया जाता था। लेकिन उसको प्रिजर्व कौन करता था, उसको लिखता कौन था और प्रिजर्व कौन करता था, तो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कथाएं थी, जातक कथाएं, तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, बौद्ध भिक्षु जिसको हम बोलते हैं, वो इसको प्रिजर्व करके उसको संरक्षित करके रखते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे बता रहा है कि दीज वेयर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी ये साधारण लोगों द्वारा रचित, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखित और संरक्षित किए गए थे। किसके बारे में, जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैन मॉन्क दिया है। जैन मॉन्क यानी जैन भिक्षुओं द्वारा नहीं किया गया था। दिस वेर कंपोज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क ने कंपोज नहीं किया था, कंपोज्ड ऑर्डिनरी पीपल ने किया था। ठीक है, जो कि साधारण लोग थे, तो ये भी गलत हो गया। दे वेयर कंपोज्ड बाय जैन मॉन्क, ये भी गलत है। ऑर्डिनरी पीपल ने कंपोज किया था, है ना, रचित था उनके द्वारा, लेकिन इसको रिटन बाय और प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी इज करेक्ट। आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आईने अकबरी क्या है, देखिए अकबरनामा जो था वो 3 पार्ट में आया था। अकबरनामा को लिखा किसने था, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो उसके 3 वॉल्यूम आए थे, यानी 3 खंड आए थे। 3 खंड में से तीसरे खंड का नाम था आईने अकबरी। अब आपको इसमें बताना है कि आईने अकबरी में किस चीज के बारे में बताया गया था। आईने अकबरी लिखवाया कौन था, तो अकबर ने लिखवाया था अपने मित्र, अपने एक मंत्री अबुल फजल से। तो तीसरे खंड का ही नाम था आईने अकबरी, तो उसमें किस बारे में बताया गया था, तो फर्स्ट वॉल्यूम था। आईने अकबरी यहाँ पे लिखा हुआ कि ये फर्स्ट वॉल्यूम था, तो ये यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि ये क्या था, थर्ड वॉल्यूम था, यानी ये तीसरा खंड था। यह अकबर के शासनकाल के 3 खंडों वाले इतिहास अकबरनामा का पहला खंड था, ये तो गलत हो गया। इट डील विथ अकबर एंसेस्टर एंड रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ अकबर रिगन, यह अकबर के पूर्वजों से संबंधित और अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया गया था, ये भी नहीं होगा। ये पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया था, ये भी गलत हो गया। हमें आईने अकबरी तीसरे खंड में क्या लिखा गया था, इट वॉज रिटन बाई मिर्जा हकीम, ये गलत हो गया। किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था, ये भी गलत हो गया। इट हैज रीच स्टैटिकल डिटेल अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है कि जो तीसरा था वॉल्यूम, तीसरा खंड था आईने अकबरी, जिसका नाम था, पूरे बुक का नाम था अकबरनामा, लेकिन तीसरा जो वॉल्यूम आया था वो आईने अकबरी आया था। वो किस लिए था, जो शासन व्यवस्था अकबर ने चलाई थी, जो पॉलिसियां थी, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर था। तो इसमें अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के बारे में समृद्ध सांख्यिक विवरण था, तो यही होगा आईने अकबरी के बारे में सही, है ना। तो आईने अकबरी से मे भी क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए, तो इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबर ने अपने एक करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल को 3 खंडों में इतिहास लिखा, 3 खंडों में इतिहास लिखा, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। 3 खंडों में लिखा और शीर्षक क्या, बुक का नाम क्या दिया, अकबरनामा। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, मैंने अभी बताया ना कि पहले खंड में क्या लिखा है, एंसेस्टर ऑफ द अकबर, अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, ठीक है। और तीसरे खंड का नाम आईने अकबरी था। यह अकबर के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, घराने, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित था, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आईने अकबरी से रिलेटेड और अकबरनामा से रिलेटेड, ठीक है।
अगला है हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी ऑल्सो एडिंग हिज ओन कॉम्पोजिशन टू इट, यानी निम्नलिखित में से किसने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया और साथ ही इनमें अपनी रचनाएं भी जोड़ी। तो देखिए सबसे पहले तो गुरु नानक जो थे वो क्या थे, सिख धर्म के पहले गुरु थे, है ना। तो उन्होंने उनके बारे में उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य का नाम था गुरु अंगद, है ना। तो गुरु अंगद नाम था। तो गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का क्या किया था, इजाद किया था। और उन्होंने गुरु नानक के जो भी कॉम्पोजिशन है साथ में अपने कॉम्पोजिशन को जोड़ के वहां पे ये एक कॉम्पोजिशन, एक बुक तैयार करी थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु कंपाइल्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु नानक, है ना, इन गुरुमुखी। तो गुरु अंगद जी, यानी गुरुमुखी लिपि को किसने बनाया, तो गुरु अंगद जी ने। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे कि ये आंसर क्यों होगा। इन 1539 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है ना। तो 1539 में गुरु नानक देव जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनका एक उत्तराधिकारी था, उसको अपना एक शिष्य को, है ना, अपने एक शिष्य को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, जिनका नाम क्या था, लहना, लेकिन उन्हें गुरु अंगद के नाम से जानते हैं। यानी गुरु अंगद जी को किस नाम से जानते थे हम, लहना। उनका जो ओरिजिनल नाम था, उनका नाम था क्या है, लहना, लेकिन उन्हें अंगद के नाम से हम जाना गया क्योंकि वो गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे, इसीलिए उनको गुरु अंगद का नाम दिया गया। लेकिन ओरिजिनल नाम पूछा जाए तो लहना था। ठीक है, नाम से जाना लगा। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया, देखिए लिखा हुआ है ना, जिसमें उन्होंने गुरुमुखी नामक एक नई लिपि में अपनी रचनाएं भी जोड़ी, यानी गुरुमुखी लिपि यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी नानक के नाम से ही लेखन किया और उनकी सभी रचनाओं को गुरु अंगद जी ने 1604 गुरु अर्जुन जी ने 1604 में संकलित किया। इस संकलन में कबीर, भगत, नामदेव और गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं भी शामिल है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर किसने किया था, गुरुमुखी लिपि में रचनाएं किसने संकलित किया था, तो गुरु अंगद ने। ओरिजिनल नाम लहना, कौन थे ये, उत्तराधिकारी थे किसके, गुरु नानक जी के। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है, आपको मैच करना है। कंसीडर द लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए हैज डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लिस्ट बी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लोन। यानी यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है ना, और यहाँ पे लोन का टाइप दिया हुआ है। अब आपको मैच देखना है कि कौन किस तरह के लोन लेता है ना। तो चलिए हिंदी में हम देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, सूची ए और सूची बी में विचार करें। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है ना, ये ग्रामीण रोजगार है, और सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण है यानी लोन है। अब आपको मैच करना है। तो कृषि कर्मचारी किस तरह के लोन लेते हैं, तो स्वास्थ्य और ऑफ सीजन उपभोग वाले लोन लेते हैं, है ना। स्वास्थ्य और ऑफ सीजन वाले क्या लेते हैं, उपभोग है। जैसे आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भी देखेंगे। बड़े किसान कैसे लेते हैं, कृषि प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, और मध्यम किसान उर्वरक और कीटनाशक और बीज के लिए लोन लेते हैं, है ना। तो ये इस तरह के ये ग्रामीण रोजगार है ना। ग्रामीण रोजगार 3 तरह के हैं यहाँ पे दिखा हुआ, और कौन किस तरह के लोन लेता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर वर्कर जो है वो हेल्थ और ऑफ सीजन कंजप्शन के लिए लोन लेता है। उसके बाद लार्ज फार्मर किस तरह का रहता है, गवर्नमेंट लोन फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है ना, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। और मिडिल जो साधारण किसान है वो क्या करता है, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, है ना, उर्वरक के लिए, खाद के लिए, सीड के लिए लोन लेता है ना। तो ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। Which of the following form the trading arrangement between the weavers and a merchant under the putting out system? Choose the correct
ऑप्शन, यानी यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पुटिंग आउट प्रणाली के तहत एक बुनकर और एक व्यापारी के बीच व्यापार व्यवस्था बनाता है ना। तो एक बुनकर कौन होते हैं, जो बुनाई करते हैं, और व्यापारी क्या करते हैं, जाकर उन्हें क्या देते हैं, धागे देते हैं, बुनकर बुनता है और बहुत ही सस्ते दाम में वहां से जो आपका तैयार माल होता है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो, व्यापारी सबसे कम बोली पर धागा खरीदा जाता है और कपड़ा सबसे अधिक बोली पर बेचता है। दूसरा है व्यापारी द्वारा बुनकर को धागा बेचा जाता है और बुनकर स्वयं के लिए उपभोग के लिए कपड़ा बनाता है। बुनकर बेचारा अपने लिए क्यों कपड़ा बनाएगा, ठीक है। व्यापारी द्वारा बुनकर को धागा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और उत्पादित कपड़ा बुनकर से कम कीमत पे वापस खरीद लिया जाता है, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है, कि व्यापारी क्या करता है, बुनकर को धागा देता है और जब कपड़ा बन जाता है तो कम कीमत पर खरीद कर उसको ज्यादा कीमत पर क्या करता है, मार्केट में बेचता है। बुनकर खुले बाजार में धागा खरीदता है और कपड़ा कम कीमत पर व्यापारी को बेचता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि yarn is supplied by the merchant to the weaver and cloth is produced bought back from the weaver at low price, यानी ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। According to appellate system, a person dissatisfied with the verdict given by the court of the district judge would appeal to which of the following court? देखिए क्या है, न्याय प्रणाली के बारे में हमने बताया है कि सबसे पहले लोकल कोर्ट होता है ना, लोकल कोर्ट जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, ठीक है। तो वहां पर आपने कोई अपील किया और वहां पे जज ने डिसीजन दिया है ना, तो आप ना उसके डिसीजन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद आता है हाई कोर्ट, है ना, और उसके बाद सबसे ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट आता है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, एक न्याय प्रणाली बनी हुई है ना, एक न्याय व्यवस्था बनी हुई है, एक आपकी हिरार्की बनी हुई है, जिससे आप यहाँ से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगे तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हालांकि कुछ मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अपीलीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश की अदालत द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस अदालत में अपील कर सकता है, तो वो हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, है ना। हाई कोर्ट इज कॉल्ड उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। और सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय कहता है और परीक्षण न्यायालय ट्रायल कोर्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद पर कथन ए और बी पर विचार करें। लोकसभा में किसी भी संख्या में संसद सदस्य बनाने वाले कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार बना सकती है, यानी लोकसभा में किसी भी संख्या में सांसद सदस्य रखने वाले, यानी आप कितना भी आपका संख्या रहे, कम रहे ज्यादा रहे, आप सरकार बना सकते हो, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको 1/3 बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए, गलत है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, राष्ट्रपति, ये सब संसद का हिस्सा है, ये बात सही है। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ए इज फॉल्स किसमें है, यहाँ पे ए इज फॉल्स इस तरह का नहीं दिया, सीधे लिखा है बी इज ट्रू। बी इज ट्रू के साथ यानी केवल बीत सकते हैं, यही आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द इंडियन स्टेट हैज मेनी चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ इंडियन स्टेट इन द अबव स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। भारतीय राज्य के पास शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई जांच और संतुलन है ना, यानी भारतीय राज्य के पास शक्तियों का दुरुपयोग, यानी आपको शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है ना। दुरुपयोग यानी आप गलत तरीके से, जैसे आप मान लीजिए राष्ट्रपति बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, तो आप कुछ भी करेगा नहीं, एक फिक्स एक आपका लिमिट है कि कहाँ तक आप कर सकते हो, है ना। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे क्या है, कई जांच और संतुलन है। उपयुक्त कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को दर्शाइए, यानी भारतीय राज्य कहने का मतलब क्या है, तो भारतीय राज्य कहने का मतलब है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राज्य का मतलब क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ठीक है। 14 देखिए, कंसिडर ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ एपार्थेड यानी रंग भेद की प्रथा पर कथन ए और बी पर विचार कीजिए। इट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेस, बिटवीन अलाउ ऑल द राइट्स टू वोट, इट प्रिवेंट मिलिंगलिंग ऑफ द रेस बट गिव इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटी टू ऑल। यह जातियों के बीच तो था ही नहीं, ये तो रंग भेद से रिलेटेड था। मतभेद करता है और लेकिन सभी को वोट देने का अधिकार देता है। यह जातियों को मिश्रण को रोकने के लिए सभी को समान सार्वजनिक सुविधा देता है। ये दोनों गलत है, ठीक है ना। ये रंग भेद से था, ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, जिसमें जो श्वेत और गैर श्वेत के बीच में ये चीजें चली थी, आंदोलन चला था, उससे रिलेटेड है। तो ये तो दोनों गलत हो गया, तो और बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बारे में कभी डिटेल में हम बात करेंगे, है ना। चलिए, Who among the following occupy elected office in a ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में इलेक्टेड मेंबर कौन होता है, यानी इलेक्टेड यानी पंचायत में निर्वाचित पद पे कौन होता है। तो एक तो सरपंच है ना, इलेक्टेड होता है, जिसको इलेक्ट किया जाता है ना, जिसको निर्वाचित किया जाता है। और दूसरा होता है वार्ड मेंबर, है ना। जैसे एक विलेज पंचायत होता है, उसमें छोटे छोटे वार्ड भी होते हैं, है ना, एरिया होता है, उसमें अलग अलग वार्ड मेंबर भी होते हैं, है ना, जिसको हम पंच कहते हैं, ठीक है। तो एक तो सरपंच होगा, ये प्रेसिडेंट होता है, ये मुखिया होता है, और वार्ड मेंबर, ये दोनों इलेक्टेड हैं, ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्रेटरी क्या होता है, ये सेक्रेटरी इलेक्टेड नहीं होता, ये अपॉइंटेड होता है। किससे, इसको सरकार यहाँ पे भेजती है ना। तो सचिव जी जो आपने पढ़ा है ना उसमें पंचायत वेब सीरीज में, तो सचिव जी जो थे वो सरकार द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने एग्जाम दिया था, है ना, एग्जाम दे के वो पास करके आए थे, ना कि उन्हें वोट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ग्राम सभा मेंबर आप जानते ही हैं, ग्राम सभा मेंबर जो कि बहुत सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पटवारी। पटवारी का आपको वर्क बताना। तो पटवारी का क्या काम है, वो लैंड को मेजर करता है और रिकॉर्ड रखता है, यानी भूमि की माप करना और रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का काम है, ठीक है ना। पटवारी का काम क्या है, पटवारी की जिम्मेदारी क्या है कि भूमि का माप करना और रिकॉर्ड रखना, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड, प्रिवेंटिंग लैंड डिस्प्यूट बाय इन्वेस्टिगेशन, ये काम नहीं है। एग्जीक्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये भी नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉमन प्रॉपर्टी, साझा संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, ये भी नहीं करता। पटवारी का मेन यही काम है कि आप जो लैंड है, जो जमीन है, उसको आप मेजर कीजिए, माप कीजिए और उसको रिकॉर्ड को लिखिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following statement on the functioning of local urban administration in a council? स्थानीय शहरी प्रशासन के कामकाज पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थानीय शहरी कामकाज को लेके आपको बताना है, ठीक है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष के लिए बजट बनाता और तय करता है। दूसरा, आयुक्त का चुनाव वार्ड पार्षदों द्वारा किया जाता है और वह उसे रिपोर्ट करता है। वार्ड पार्षद शासन के मुद्दों को हल करने के लिए समिति बनाते हैं। वार्ड पार्षद को नेतृत्व सरपंच करता है। तो नहीं, देखिए वार्ड पार्षद का काम क्या है कि शासन के मुद्दों को हल करने के लिए समिति बनाएगा। ये वार्ड पार्षद, वार्ड काउंसलर जो होता है, फॉर्म कमिटी टू रिजॉल्व इशू ऑफ द गवर्नेंस, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। किसके लिए था ये, स्थानीय शहरी प्रशासन के कामकाज से रिलेटेड था। फंक्शन ऑफ ए लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के कुल 17 क्वेश्चन, है ना। अभी तक हमने कुल 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एसएसटी पेडागोजी, एसएसटी जो सोशल साइंस है उसके प्रीवियस ईयर से। आप का कल एग्जाम है, तो इस बार मैं इतनी ही सेवा दे पाऊंगी, है ना। तो जितनी भी सेवा दे पाई हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट आपका सीटेट में एक अलग तरह के चैनल के रूप में ये उभरेगा और अलग तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आई होप आप अच्छे से पढ़िए, है ना, और अच्छे से एग्जाम देके जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।